मैंने क्विज में भी की थी और वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ वो मिस्टेक क्या है, तो वो आप लोगों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अभी जैसे क्विज सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी आई होप कि आपने कांस्टेंट वगैरह के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कांस्टेंट क्यों बनाते हैं या ऐसी चीजें क्यों करते हैं। सबको क्लियर है कि कांस्टेंट क्यों बनाते हैं? जी सर, वो सर ने बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन एक क्रिएट करना है आपने, तो उसकी सर अच्छा। आप वेरिएबल्स की वैल्यू कोई भी आप डिफरेंट डालें, लेकिन आउटपुट जो है वो आपको सेम ही मिलेगी। अच्छा, वैल्यू डिफरेंट डालें तो भी सेम मिलेगी? जी सर, क्योंकि जबरदस्त। मुझे जहाँ तक लगता है कि यही मतलब कांस्टेंट अच्छा, फंक्शन तो आप यही। उस क्लास में नहीं थे जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था? नहीं सर, मैंने एक्चुअली में ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आपको पता है मेरे कुछ इश्यूज थे, तो नहीं, आप वो कौन बात उस वजह कर रहे हैं? से मैं शर्जील बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, शर्जील बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें। अच्छा शर्जील भाई, आप तो पहले तो ये है कि क्लास एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी मैंने जी, सब कुछ मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये जी क्लास सर, मैंने एक्टिविटी भी आपने वेबसाइट। सबमिट करानी है और जो गेटेड लैब है, शायद नागेश ने आपको बताया या नहीं बताया, आपकी गेटेड लैब जो है वो अगली जो लैब्स आपकी होंगी ना, उसके बेस पे वो 2 जो लैब रहती है ना, वो हम काउंट कर लेंगे। ठीक जी है? सर, ठीक और हो गया। बाकी जो है एक क्विज़ हुआ है हमारा थ्योरी का, वो भी मैं आपके क्योंकि 6 क्विज़ होने हैं, तो मैं आपके 5 जो क्विज़ होंगे ना, 2-3 होंगे अगले उसी के बेस पे लगा दूँगा आपके, ये क्विज़ भी। ठीक है? थैंक यू बट सर। आपने ये करना है कि आपने रिमाइंड मुझे करवाना है और थैंक यू नहीं, अगर फर्ज़ करो तुम्हारे उसमें 3 आते हैं ना, तो तुम्हारे इधर भी 3 लगेंगे। जी, तो जी। वो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? जी, ऑब्वियसली सर, मैं बस 8 बजे से ही लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैंने 3 लेक्चर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए हैं, और जितनी क्लास एक्टिविटीज़ थी सारा मैंने और काम कर। आपने पुराने जो है वो लेक्चर देख लिए हैं मेरे? जी सर, पुराने 3 लेक्चर्स की फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं, वहाँ तक मैंने काम किया है। चलो सही है, बेहतरीन। फिर ठीक है। ओके, पहले मैं क्विज़ की डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है? आज आपको कुछ चीज़ें सर्जिल समझ में आएँगी, कुछ नहीं आएँगी। तो जितना एब्ज़ॉर्ब हो सकता है वो कर लेना। बाकी जब तुम लेक्चर सारे कर लोगे ना कवर, तब तुम्हें सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी। चलें, जी, ओके, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन ये था कि आपने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन हमेशा ना जो सही तरीके से पढ़नी है। कुछ बच्चों ने मुझे सीपीपी फाइल भेजी है, एक बच्चे ने सिर्फ मुझसे जो है ना वो बात की थी। बाकी कुछ बच्चों ने मुझे सीपीपी फाइल फिर से पता नहीं क्यों भेजी हुई हैं, इसमें अपलोड की हुई हैं, जबकि मैंने कहा हुआ है कि सीपीपी फाइल नहीं चाहिए मुझे। तो प्लीज़ ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा करें वरना आपके नंबर डिडक्ट होंगे। यू कैन डू टास्क ऑन कंपाइलर बट यू हैव टू सबमिट ओनली इन वर्ड फाइल, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है ना? आपकी क्विज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उस पे पड़ी हुई है ये इंस्ट्रक्शन। ये क्विज़ मैंने वैसा वेबसाइट पे वैसे अपलोड कर दी हुई है अब, आप उधर से भी देख सकते हैं। आपको कहा गया है कि ये हेडर फाइल आपको गिवन है। चलें ये हेडर फाइल आपको गिवन है। तो इस हेडर फाइल को तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? ओके। ओह सॉरी। चलें, इस हेडर फाइल को हमने कॉपी कर लिया। ये क्या हुआ? स्टूडेंट की स्पेल सही है? इसमें इश्यू क्यों दे रहा है? सर क्लास का सी कैपिटल है। ओहो! सही। ओके, ठीक। और पब्लिक का पी कैपिटल है। सही है। ये जो इंडेंटेशन है इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, चीज़ें तरतीब में होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, अब आपको कहा गया था कि या तो आप इसे कंपाइलर पे चलाएँ या आप डायरेक्ट लिखें, मर्ज़ी है आपकी वैसे, पर वर्ड फाइल में चाहिए था मुझे ना ये। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक कैरेक्टर पॉइंटर है, एक रोल नंबर था और एक सीजीपीए था, एक फ्लोट पॉइंटर था और लिखा हुआ है कि ये अरे है। अब ये अरे है जीपीएस की। अब ज़ाहिर-सी बात है आपके जीपीए उतने होंगे जितने सेमेस्टर होंगे। तो ये अरे की साइज़ बनेगी इस सेमेस्टर के बेस पे। अब इसको काफ़ी लोगों ने 3 अज़्यूम किया हुआ है, तो मैंने उसके नंबर काटे हैं, ठीक है ना? मैं नंबर काटूँगा उसके, कि जो चीज़ें आपके ना क्विज़ के अंदर हैं, नंबर इसलिए थोड़े-थोड़े काटता हूँ मैं, ताकि आपको वो चीज़ें रिमाइंड हो, ठीक है ना? क्विज़ के अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा, बाकी 70% वाला होगा इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ पहली है इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है, एक आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एक सेटर है, ठीक है ना? और एक गेट नेम है, ठीक है ना? अच्छा जी। अब सेट नेम वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब इसमें मेरी एक छोटी सी एक इसमें मैन भी गिवन था, बल्कि इसमें जो चेंजिंग मैंने की थी वो शायद मैंने आपके साथ इधर शेयर नहीं की है। एक मिनट, ये क्विज जो मैंने खोली है ना, लेक्चर नंबर 8, ओ शिट, इसको पब्लिश नहीं किया। चलें ठीक है, बहरहाल ये कोई फिर इधर से ही देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर असल में मैंने कोई चेंजिंग की थी बट पता नहीं, बहरहाल वो अभी इधर दिखने में नहीं आ रही तो नहीं आ रही। अच्छा, और मैन आपको गिवन था, ठीक है, मैन भी आपको गिवन था कि आपको मैन भी गिवन है। आपने सिर्फ जो करना था इसमें वो सीपीपी फाइल आपने जो बनानी थी इसकी हेडर की, बहुत ही सिंपल टास्क था ये, ठीक है। ये आपको ये भी गिवन था। अब ये कॉपी पेस्ट करते हुए ना डबल कोटेशन का ख्याल रखा करें। कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट ने यही मसले दिखाए थे। ये जो चीज, ये डबल कोटेशन है ना, किसी और में होते हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इसका, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ, पड़ी हुई है स्टार्टिंग, चले। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास डॉट एच फाइल और डॉट मैन गिवन है। मैन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैन के अगर हम देखें तो यूजिंग का ये कैपिटल इस्तेमाल, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें एरर दे रहा है ये अली, सॉरी। अगर यहाँ पे देखें तो मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके अंदर ये पॉइंटर जा रहा है। अब ये पॉइंटर जा रहा है तो आपको पता है यहाँ पे डीप कॉपी होनी चाहिए, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, और ये इधर कॉपी कंस्ट्रक्टर, आपको शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते नहीं हो ना तो बाय डिफॉल्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका कंप्यूटर बना देता है, बट उसमें मसला ये होगा कि वो शैलो कॉपी होगी, सिर्फ वैल्यू बाय वैल्यू। और आपको पता है वैल्यू बाय वैल्यू जब कॉपी होती है, वो जो सिंपल एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को जब असाइन होता है तो वहां पे फिर शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला जो मैंने आपको इशू बताया था वो सर आवाज कम आ रही है आपकी काफी। सब लोगों के साथ ये मसला आ रहा है। अब सही आ रही है। यस सर, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, अब ठीक है नहीं जी सर। जी, बाकियों को ठीक लग रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, तो ये मेन और ये आपको हेडर, ठीक है ना, इसका ये गिवन है। अब आपने इसके लिए जो है वो बनाना है अपना एक सीपीपी फाइल बनानी है इसकी। अब इसकी सीपीपी फाइल अगर बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको जो काम करना होगा वो ये है कि आपको यहाँ पे पहले तो इसको इंक्लूड करना है, include सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, इसको इंक्लूड किया है। और दूसरा हम इधर एक लिखते हैं वो वर्ड, वो मुझे भूल गया नाम कि वो क्या लिखते होते हैं इधर, किसी को याद है तो मैं लिखवा दे मुझे यार। तो वो प्रैग्मा वंस की बात नहीं कर रहे हैं? प्रेगमा वंस, बिल्कुल प्रेगमा वंस, वो नहीं, वो डॉट एच में लिखते हैं। वो डॉट एच फाइल कहाँ है? ये लिंकिंग में फिर है ना, वरना एरर देगा आपको। चलें जी, प्रेगमा वंस आ गया। अच्छा जी, अब ये फाइल हमने इंक्लूड कर दी है। अब हमने क्या करना है, एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब एक मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने गलत, जो मैंने अभी जिसका चेक किया है उसमें एक स्टूडेंट ने ये किया हुआ है कि एक डीप कॉपी का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि इस सेट में भी इस्तेमाल हो रहा है, इस कंस्ट्रक्टर में भी इस्तेमाल हो रहा है। मजे वाली बात है, उसने ये जो एक पता नहीं कोई इसमें एक और फंक्शन उसने बनाया हुआ है। यार इसमें फंक्शन कम नहीं है कि सारे फंक्शन यही थे, इसके अलावा भी कोई फंक्शन था क्विज के अंदर? सर यही थे सिर्फ। यही थे सिर्फ फंक्शन? क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ता है कुछ फंक्शन और भी थे इसमें। नहीं, ये फिर क्विज में मैंने एक्सटेंड चेंज की हुई है, बल्कि इस क्विज में चेंजिंग है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं थे भाई, एक दो फंक्शन ऐड थे और भी इसमें। एक मिनट, लेट मी गो टू द क्विज। मैंने क्विज आपको किस फॉर्म में दिया था वैसे? ये क्विज के अंदर ही अपलोडेड था? अटैचमेंट थी मेरे ख्याल में क्विज के अंदर ना, अगर फर्ज करें मैं क्विज यहाँ से डाउनलोड करूँ। एक मिनट, मैं क्विज ये डाउनलोड कर लूँ।
ये क्योंकि इसमें ना एक दो फंक्शन मैंने शायद ऐड किए थे। ये वो क्विज है जो मैं बना रहा था, मैंने किसी को ईमेल की थी। तो एक मिनट रुक जाए, आपको गलत क्विज ना करवा दूं, क्योंकि उसमें ना एक दो फंक्शन थे और वो मैंने बड़े सोच समझ के दिए थे। अब ये देखें ना, इसमें ये वाला फंक्शन आ गया है, और कौन से फंक्शन थे इसमें? नहीं, ये सारे वही हैं, बस सिर्फ कंस्ट्रक्टर, ये सेट नेम, गेट नेम, बस इतना ही था। कोई एक और फंक्शन था यार मेरे ख्याल में। नहीं सर यही था। यही थे बस। अच्छा, फिर इसमें तो कुछ भी नहीं है। खैर चलें फिर इसको कर लेते हैं, इसमें वैसे कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है। चलें फिर, अगर ऐसे था तो ऐसे भी ठीक, पता नहीं, शायद मुझे गलत फहमी हुई है कोई। अच्छा खैर चलें, अगर ये फंक्शन है तो इसको तो करना बहुत ईजी है। अच्छा, सबसे पहले पहले हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इधर से कॉपी पेस्ट करेंगे और इधर ले जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? शाबाश। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि आप लोग जितनी भी चीजें हैं वो सारी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप ये सारे एट्रीब्यूट्स करें इधर से कॉपी पेस्ट और इधर फेंकें। और अब क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर है नेम, तो इसमें आपने सिंपल नल पीटीआर रखना है। ठीक है, नल पॉइंटर रखना है। इसी तरह से रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर है, तो इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। अच्छा जी, सीजीपीए है, सीजीपीए फ्लोट है, तो इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, और ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर की डिफॉल्ट वैल्यू जो हमेशा क्या होती है? नल पीटीआर इक्वल टू नल। ओके, और टोटल है आपका, टोटल सेमेस्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू डिफॉल्ट पे सेट हो गई। ये काम हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद आपके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। ये इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है कि आपके पास अगेन यही सारी चीजें हैं, बट अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स भी हैं, तो यहाँ पे मुझे डीप कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस तरह से ये कॉपी नहीं करना होगा, क्यों? ठीक है ना। अब इसको मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज ये n है आपका, और ये इंटीजर, ये रोल नंबर था तो इसका नाम r रख देते हैं, और ये फ्लोट, ये सीजीपी है तो इसका नाम c रख देते हैं, और ये फ्लोट पॉइंटर है तो ये सेमेस्टर सीजीपी है, और ये जो है ये टोटल है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप ये डायरेक्ट जो है ना ऐसे n नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर डायरेक्ट n नहीं लिख सकते तो क्या करोगे? अब इसके लिए ना, क्योंकि ये इधर मैं इसमें कॉपी करवा रहा हूँ, ये इधर भी करवा रहा हूँ, और ये जो है ना मैं इधर सेट के फंक्शन में भी यूज कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए, क्योंकि सेट में भी हम यही कर रहे होंगे ना कि नेम की वैल्यू को सेट कर रहे होंगे। तो हम एक यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं। यूटिलिटी फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या फंक्शन, जो हेल्पिंग के लिए यूज होते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं डीप कॉपी। ठीक है, और ये कैरेक्टर के लिए बना रहा हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वायर्ड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये। और इसका काम क्या है? कॉपी करना है। तो इसमें एक होता है डेस्टिनेशन और एक होता है सोर्स। अब इनके रिटर्न टाइप और इनके जो है वो प्रोटोटाइप क्या होंगे, ये अपने डेटा टाइप क्या होंगे? इनके डेटा टाइप ये, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर है और ये भी कैरेक्टर पॉइंटर है। जी, अब आप में से कोई मुझे सजेशन देगा कि इसमें कोई और भी कोई चीज इसमें ऐड करनी है कि बस ये इतना ही काफी है? ये पैरामीटर ऐसे ही लिखेंगे, कुछ उसमें और भी चेंजिंग करनी है? सर वो तो मैंने डेस्टिनेशन वाले पॉइंटर के साथ रेफरेंस नहीं आएगा तो उसको चेंज तो करना है। डेस्टिनेशन सोर्स, नहीं, एक, हाँ बिल्कुल, सोर्स वो को बात कांस्टेंट कर बिल्कुल। ये अभी जिसने रेफरेंस वाली बात की है ना, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ये बिल्कुल आपने ठीक की है, ये मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था आपको, ये जरूर करना चाहिए। अच्छा, इधर है ना, इसमें पहले तो इसको कांस्टेंट करना चाहिए, क्योंकि सोर्स की वैल्यू में चेंजिंग कोई नहीं आनी चाहिए। इस फंक्शन का काम प्राइमरीली सिर्फ यही है कि सोर्स की वैल्यू को कॉपी करके डेस्टिनेशन में फेंके। ठीक है, तो इसको हमें कांस्टेंट रखना चाहिए। दूसरा काम जो है कि इस पूरे फंक्शन को जो है ना, ये तो खैर कांस्टेंट नहीं करेगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होना चाहिए। और दूसरा ये भाई जो कह रहा है कि सर डेस्टिनेशन है ना, इसका इधर एंड लगाना चाहिए। अब इधर एंड क्यों लगाना चाहिए? इसकी वजह जो है ना अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको एक दफा इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसको ऐसे भाई ने क्यों कहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, तो अब इसको एक मिनट पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो ये डीप कॉपी का फंक्शन क्या करेगा? सिंपल एक काम करेगा। सबसे पहले पहले ये जो डेस्टिनेशन है,
ठीक है, ये इसको देगा एक मेमोरी न्यू कैरेक्टर, और आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, इसलिए आप पहले इसकी लेंथ फाइंड कर लें सोर्स की। और सोर्स की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताया हुआ है कि इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और i इज इक्वल टू 0 तो लिख दिया था हमने, i इज सोर्स ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल के बराबर नहीं होता तब तक ये चलता जाए और i में प्लस प्लस होता रहे, ठीक है। और सेमीकोलन क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाए तो i की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अब ये लेंथ फाइंड कर देगा, इतनी लेंथ +1, क्योंकि आखिरी में कैरेक्टर भी स्टोर करना है हमने, तो ये हमने यहाँ तक इसकी साइज दे दी। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि कॉपी करना है, ठीक है। अगेन हम चाहें तो इस i को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वरना हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन, या तो डायरेक्ट आप लिख दें i, ठीक है, या आप डेस्टिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, जो भी आपने करना है, ठीक है। वो जो बच्चा दूसरा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने ये काम फ्लोट के लिए भी किया हुआ है। फ्लोट आप नल तक नहीं चला सकते, ठीक है ना, उसने फ्लोट नल तक चलाया हुआ है, फ्लोट कभी नल तक नहीं चलता। ये नल जो कैरेक्टर होता है ये सिर्फ कैरेक्टर अरे के अंदर होता है, ठीक है। तो उसमें उसके बाद जे में प्लस प्लस, और इधर काम क्या करना था हमने, इधर काम ये करना था कि डेस्टिनेशन के अंदर जो है ना आपने सोर्स को कॉपी करना है, ठीक है। और इन द एंड आपने डेस्टिनेशन जैसे ही वो आपकी ये जो डिक्लेयर है ना, ये मैं बाहर कर देता हूँ ताकि मसला ना हो, ठीक है। और जैसे ही आपके पास जे की वैल्यू इधर आ जाए तो आप इधर i+1 भी लिख सकते हैं, जैसे आपने करना हो। खैर ये नल, ये किया क्या है मैंने, बहुत ही सिंपल काम किया है। सबसे पहले मैंने इस डेस्टिनेशन को मेमोरी देनी है, ये मैंने मेमोरी दे दी। अब इस मेमोरी के लिए मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो मैंने i के थ्रू लेंथ फाइंड कर ली। इस i का नाम आप लेंथ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे रखना भी लेंथ चाहिए, प्रॉपर नाम वही है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने सोर्स की एक एक चीज को इसमें डेस्टिनेशन में कॉपी करवाया और आखिर में उसमें नल रखवा दिया, डन हो गया। अब इशू यहाँ पे एक ये है कि अगर मैं ये एंड ना दूं तो क्या होगा, और अगर मैं एंड देता हूं तो क्या होगा। अब आप में से कोई रोशनी डालेगा इस चीज पे? और अगर आप एंड ना देंगे तो वो फंक्शन के अंदर ही बस चेंज होगा, पॉइंटर फंक्शन के बाहर। बेहतरीन, जबरदस्त। ये किसने बात की है, नाम क्या है? जाहिद सर। जाहिद साहब, मतलब आपकी क्लास में रोज ही नए बच्चा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ये दैट्स पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। अब मसला ये है कि एक मेमोरी जो है इधर बनी हुई है, एक मेमोरी इधर बनी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, ये फंक्शन वाला एरिया है ना, ये पूरा फंक्शन है आपका, इसको हम कहते हैं फंक्शन, फंक्शन वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन के बाहर है। अब जब डीप कॉपी का फंक्शन हम इधर कॉल करेंगे, मिसाल के तौर पे इधर कॉल करेंगे हम, ये आपका इधर इधर हम क्या लिखेंगे, डीप कॉपी, डीप कॉपी, और इधर हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है, नेम, और सोर्स क्या है, एन। अब इशू ये है कि ये नेम हमने इधर से भेजा है और एन भेजा है। अब मसला ये है कि नेम और एन भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन है और एक आपका पास सोर्स है। अब ये दो आपके जो है ना वो चीजें इधर क्रिएट हो गई हैं। अब इसका नाम हमने रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। अब डेस्टिनेशन क्योंकि जो है वो जिसमें हमने कॉपी करना है, और सोर्स वो है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, और इसमें लेट्स सपोज नाम के अंदर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज आपका अली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इशू ये है कि हमने सोर्स को डेस्टिनेशन में कॉपी करना है। अब एक काम ये है कि हमने ये डेस्टिनेशन, ये फंक्शन ये यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ठीक है ना, ये फंक्शन, अब देखें ये सोर्स के अंदर कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये आ रही है n से, यहाँ से n से, ठीक है ना। तो हम इसका नाम दे देते हैं n, इस वेरिएबल का नाम रखते हैं हम n, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं नेम, ठीक है। अब n के अंदर क्या पड़ा हुआ था, अली पड़ा हुआ था, अली इसमें कॉपी हो गया, डन हो गया।
अच्छा नेम जो है वो तो ऊपर से हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेम किसको पॉइंट कर रहा था, किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा था, इसमें नल पड़ा हुआ था या कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो वो हमने कॉपी कर दिया इस डेस्टिनेशन में, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, गार्बेज गार्बेज में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इशू ये है कि अब हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन को दी मेमोरी, तो डेस्टिनेशन क्या करेगा, डेस्टिनेशन ये जो है ये एक मेमोरी को पॉइंट करना शुरू करेगा, एक मेमोरी को पॉइंट करना शुरू करेगा, ठीक है। बल्कि ये भी आपके पास एक पॉइंटर था, तो ये एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जो कि कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये एक मेमोरी को पॉइंट कर, अच्छा अब हमने डेस्टिनेशन के अंदर क्या किया हुआ है, ये लेट सपोज ये सोर्स के अंदर अली था, तो डेस्टिनेशन के अंदर हमने मेमोरी दी, मेमोरी के बाद हमने इसमें कॉपी करवा दिया, यहाँ पे हमने लिखा अली, ठीक है। और जैसे ये फंक्शन कॉल खत्म, ये पॉइंटर इधर का रिमूव हो जाएगा, ये पॉइंटर खत्म, क्योंकि ये पॉइंटर क्या है, दोनों टेम्पररी हैं, और ये पॉइंटर क्या है, वो परमानेंट है, क्योंकि ये क्लास के हैं। ये पॉइंटर खत्म, मेमोरी ये पड़ी होगी और मेमोरी जाया हो गई, इसको हम कहते हैं मेमोरी लीकेज, कि मेमोरी आपकी लीक हो गई, ठीक है ना। आप क्योंकि इसका पॉइंटर डिलीट हो गया ना, जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाएगा डीप कॉपी वाला, आपकी ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी, ये सोर्स भी खत्म हो जाएगा, ये जितने भी इसके लोकल वेरिएबल हैं, चाहे इंट आई हो, चाहे इंट जे हो, चाहे ये डेस्टिनेशन हो, चाहे सोर्स हो, सारे डिलीट, बट मेमोरी पड़ी रहेगी। तो अब इस ये मेमोरी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। अब क्या हमारा जो काम था वो हो गया, नहीं नहीं हुआ, अभी n की का वैल्यू इसमें कॉपी हुई नहीं है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये पॉइंटर एक अलग है, इसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि अब ये पॉइंटर है ना, ये अलग से डब्बा नहीं बनेगा, ये डब्बा जो है ना ये अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। अब एंड लगाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, किसी चीज के दो नाम, किसी चीज के दो नाम। अब असल में यहाँ पे हमने एंड लगाया है, तो इसके लिए कोई कंस्ट्रक्टर या कोई भी चीज कॉल नहीं होगी, सिर्फ जो डेस्टिनेशन का मतलब ये होगा कि जो आप इधर पास कर रहे हैं ना वेरिएबल, उसका दूसरा नाम ये है। क्या मतलब कि इस ये जो नेम है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम डेस्टिनेशन भी है, डेस्टिनेशन। ठीक है। अब हम इसको अगर मेमोरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस डब्बे को मेमोरी दे रहे हैं, और अब हम कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कॉपी कर रहे हैं। अगर ये एंड नहीं लगाए, देखिए इतना मसला होता है इस एंड ना लगाने से, तो ये एंड लगाने से फायदा अब क्या हुआ कि ये जो मेमोरी हम इसे असाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में नेम के पास जा रही है, बट अगर यहाँ पे एंड ना लगाएं तो क्या होगा, एक्चुअल में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पॉइंट थी जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दी थी, तो ये जरूरी है आपके लिए ना। अच्छा डीप कॉपी के लिए हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, रोल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे, सीजीपीए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सीजीपीए, सीजीपीए के लिए यहाँ पे सी लिख देंगे। अच्छा जी अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वो है कि ये आपके पास फ्लोट जो है ना, ये आपने इसमें कॉपी करना है, मतलब कितने सेमेस्टर के। अब ये मैंने बताया था आपको कि ये डिपेंड करता है टोटल सेमेस्टर पे, पहले पहले आप ये जो है ना, पहले पहले आप टोटल सेमेस्टर जो है ना उसके ये टी के बराबर कर दें, और अब आप इसे मेमोरी दें, सबसे पहले पहले आप इसे मेमोरी दें, कितनी मेमोरी देंगे सेमेस्टर जीपीए को, क्योंकि एक अरे है, वो मैंने आपको बताया है कि न्यू फ्लोट, और ये कितनी मेमोरी देंगे, जितनी टी की साइज होगी, ठीक है। और फिर आप एक एक चीज को उसमें कॉपी करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टी, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपकी एक एक चीज जो है सेमेस्टर जीपीए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एस सी, अब ये एक एक वैल्यू हम इसमें कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अगर ये 3 सेमेस्टर है, इसका मतलब 3 साइज की अरे बनेगी और 3 वैल्यू कॉपी होंगी। अगर ये 4 की है तो ये 4 कॉपी होंगी, डिपेंड करता है जितने भी हो। तो आपको इसको ऐसे ही करना था, ठीक है ना, और ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब उसके बाद अगला काम क्या था, अगला काम आपने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है ये कुछ भी नहीं है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जैसे आपने बनाया है वैसे ही बनता है, बस इसमें पैरामीटर चेंज है सिर्फ। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इस सब को खत्म करके इधर मैं क्या लिख दूंगा, कॉन्स्ट स्टूडेंट एंड ओबीजे, ठीक है। तो ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आपने हर चीज के आगे लगाना है ओबीजे डॉट एन, ओबीजे डॉट एन, ओबीजे डॉट सी,
बस अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपने नेम लिखना है और ये आपका रोल नंबर आ गया और ये आपका डॉट पीजीपी आ गया और ये आपका ओबीजे डॉट, और मैंने आपको दिस पॉइंटर का भी बताया था, तो यहाँ पे दिस पॉइंटर को वसूलन आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी जो है वो आप ओबीजे डॉट, ठीक है, और इसको भी जो है आप ओबीजे डॉट, ठीक है। तो ये अगेन आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, जो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था उसी को जो है ना उसमें सिर्फ ये ओबीजे वाली चेंजिंग आएगी, बाकी तो ठीक था। और आपके पास क्या रह गया, डिस्ट्रक्टर। अब जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, जो कि स्टूडेंट भूल जाते हैं, सबसे पहले ये तो चेक करें कि वाकई में उसमें कोई मेमोरी पड़ी हुई है या नहीं। एवं तो नहीं डिलीट कर रहे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और ये प्रोग्राम चला रहा हूं मैं। अब इशू ये है कि जैसे ये प्रोग्राम चला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, इस नेम को मेमोरी मिली नहीं मिली, नल पीटीआर रखा है सिर्फ इसमें। उसके बाद ये खत्म हो गया और डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने फर्ज करो लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर के अंदर लेट सपोज हमने लिखा हुआ है कि इसकी मेमोरी को डिलीट कर दो, डिलीट और नेम। अब इशू ये है कि इसको मेमोरी दी कब थी जो डिलीट कर रहे हो, इशू ये है कि इसको मेमोरी आपने दी कब थी जो डिलीट कर रहे हो। तो अब ये एरर देगा आपको कि यार ये इसको मेमोरी आपने दी नहीं है फिर भी आप डिलीट कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई। तो सबसे पहले एक चेक लगाएं यहाँ पे, इफ नेम इट नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल पीटीआर के बराबर नहीं है तो आप जो है इसको जो है वो करें, अदरवाइज आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह से जितने भी पॉइंटर हैं, जो अगला पॉइंटर है वो क्या है, कौन सा वाला है, इफ जो आपका हम लोग सिर्फ वो वाले करवाते हैं नल जो हम लोगों ने खुद फंक्शंस में दिए होते हैं, वो नहीं करवा सकते, उनको नहीं करवा सकते क्या डिलीट। मतलब, समझा नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग फंक्शंस में जितने भी पॉइंटर्स बना रहे हैं न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फंक्शन में हम उनको कौन से फंक्शन में लाइक इधर आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है डीप जिसमें कॉपी वाले में, डीप डीप कॉपी कॉपी, में। एक मिनट आता हूँ उस पर। अच्छा, पहले तो बात यह है कि हमारे पास सिर्फ दो पॉइंटर हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, मैंने इसको डिलीट करवा दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप कह रही हैं कि मैं इधर जो है वो डीप कॉपी वाले के अंदर, ये मुझे ये बताएं कि डीप कॉपी में मेमोरी किसको मिल रही है, शाबाश, किसको मिल रही है मेमोरी जी, तो नेम को, नेम को। तो क्या हम डिस्ट्रक्टर में नेम को डिलीट कर रहे हैं, जी बिल्कुल नेम को ही डिलीट कर रहे हैं, ओके ओके, सही है सही है। ठीक है। तो ये वैसे चीज जो है ना आपको इसका बड़ा ख्याल रखना है कि अगर आपने ये नहीं लगाया तो काम खराब हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई सारी, डीप कॉपी का भी समझ में आ गया होगा आपको कि आपको ये यूटिलिटी फंक्शन यस बनाना सर। चाहिए, और उसके अलावा जो भी आपको फंक्शन है वो उसको हम यूटिलिटी फंक्शन कहेंगे, और वो यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है कि हेल्पिंग फंक्शन है। अब हम अगर मेन में जाएं तो हमारा मेन जो है वो चलना चाहिए, एग्जैक्ट चलना चाहिए। लेट्स सी कि कोई इशू तो नहीं रह गया। ये क्या कह रहा है, चौर कांस्टेंट गेट नेम, अच्छा गेट नेम जो है उसका कोई नाम ऊपर कोई और रखा हुआ है, कांस्टेंट चार, अब क्या इशू दे रहा है। सर गेट नेम की डेफिनेशन लिखी है आपने? ओहो गेट नेम की डेफिनेशन तो लिखी नहीं है यार, बात तो नहीं बड़ी जबरदस्त की है,
गेट नेम का सिर्फ एक ही काम है। अच्छा मुझे आप में से कोई बताएगा कि यार गेट नेम के आगे पीछे बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट नहीं लगा दिया हमने, ये क्या माजरा है, इतना हमने क्यों इतना गेट नेम को बेचारे को तंग किया हुआ है, ये बता सकता है? सर कांस्टेंट आगे लिखा है कि उसके क्लास के मेंबर को चेंज ना करें, और पीछे लिखा है कि जिसे पास किए तो वहां से चेंज ना करें। जी, इस कांस्टेंट का मतलब है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, अब इस नेम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। दूसरा, ये कांस्टेंट इसलिए लिखा है कि जब हम रिटर्न कर रहे हैं पॉइंटर को, इसका मतलब हम उसकी मेमोरी को पॉइंटर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अगर कोई मेन के अंदर पॉइंटर बना के उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो हम उस मेमोरी के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट बना दिया है कि भाई जब रिटर्न करो तो इसको एज ए कांस्टेंट मेमोरी रिटर्न करो, और आपको पता है कांस्टेंट मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाँ, कांस्टेंट मेमोरी से रीड जरूर कर सकते हैं वैल्यूज जो भी हमें रीड करनी है। गेट नेम के बाद वाले कॉन्स्टेंट का क्या मीनिंग था? गेट नेम के बाद वाले कांस्टेंट का मतलब है, ये होता है यूज फॉर कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपने फंक्शन को कांस्टेंट बनाना हो ना, तो आप उसके आगे लिखते हैं कांस्टेंट। अब इसका मतलब है कि अब इस फंक्शन के अंदर हम नेम की वैल्यू या क्लास के कोई भी एट्रीब्यूट है उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नल पीटीआर, तो ये आपको एरर देगा कि यार आप जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू को चेंज ही नहीं कर सकते। ये देखिए एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यूज। अब ये असल में अलो ही नहीं कर रहा। ये अलो क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये फंक्शन जो है ना कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन में ये होता है कि जो आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं, आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, दैट्स व्हाई मसला आ रहा था। क्लियर यहाँ तक? क्लियर सबको? जी बच्चों देखें, बताएं कोई इश्यूज हैं? देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग में ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यूसीपी के स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा जो है ना मुझे गैप लगता है, वो यही है कि लैब हुई, क्विज हुई, नंबर लग गए, भाड़ में जाए, कोई फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके क्विज में नंबर 10 आए हैं, 9 आए हैं, क्या आए हैं, ठीक है ना, वो तो चलें ठीक है, लीनियंसी हो गई, जो भी हो गया, ग्रेड भी आपका अच्छा आ गया। ज्यादा जरूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है ना? तो मेरी आपको सजेशन है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बेशक अलग से पूछ लीजिएगा, बट आपने चीज पूछनी जरूर है अगर आपको समझ में नहीं आती। तो ये लैब के लिए भी वैलिड है चीज। ठीक है, लैब अगर आप किसी बच्चे को कोई मसला हो रहा है लैब से, तो लैब इंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, उनके टाइम टेबल आपके पास पड़े हुए हैं, उनसे जो है आप डिस्कशन कर लीजिएगा। ये इंशाल्लाह क्विज में कोशिश करूंगा कि आज तक आपको रिटर्न हो जाए सारी, और उसके नंबर भी पोर्टल पे अपलोड हो जाए। अच्छा, जो बच्चे ये जो 18 घंटे जैसे लेट किए है, या जिन बच्चों ने 1 घंटा लेट जमा किया, तो उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आप पे अल्दो भरोसा करता हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसे मामलात में मैंने आपको बताया है कि जब आपको कोई इशू हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर लिया करें, फ़ौरन, और फ़ोन कॉल पे मुझे बता दिया करें आपको क्या इशू है जिस वजह से आप क्विज लेट जमा कराएंगे या क्या होगा। उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन ये है, आप ऐसे करना है। बट मेरी इजाज़त के बगैर अगर आपने लेट सबमिशन करवाई है, इसका मतलब है कि आपने ब्लंडर मारा है। ठीक है, तो बच्चे जिनके 1-2 मिनट का है मसला, तो 9 मिनट वाले को भी सजा मिलेगी। तो जिन बच्चों के जो है वो 18-18 घंटे सबमिशन लेट है, या 37 मिनट सबमिशन लेट है, जिन्होंने मेरे से परमिशन नहीं ली हुई, अगर किसी ने ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट है जिसने मेरे से परमिशन ली हुई थी, बाकी किसी स्टूडेंट ने परमिशन नहीं ली हुई थी, तो उसके नंबर कटेंगे। ठीक है ना? तो ये क्योंकि ऐसा तो फिर हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी से जब चाहे दिल चाहे क्विज कर ले और सबमिट करा दे, कोई भी बहाना बता दे कि देखिए जी मेरी लाइट ही नहीं चल रही थी। ठीक है, ओके, चले, लाइट से याद आ गया कि लाइबा की लाइट नहीं है। चलें जी, तो मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। उसामा, अदनान, राक्षी, मुनीब, प्रेजेंट सर। मुनीब है, आफाक, उजैर, प्रेजेंट सर। उमर, लाइबा है, शेजोर, प्रेजेंट सर। हसनैन, हसनैन नहीं है, उस्मान, प्रेजेंट। अली अकदस, जैनब,
प्रेजेंट सर। मीशा, प्रेजेंट सर। हुजैफा, प्रेजेंट सर। वासिफ, यस सर। वकास, प्रेजेंट सर, वकास प्रेजेंट। अमार, सर उसका नेट का मसला है ठीक फिर। है, शर्जील आ गया है, ताहिर, उस्मान, सर वो रक्षी की माइक का मसला, उसकी अटेंडेंस लगा दें। अच्छा उस्मान है, अच्छा जी, शाबे, प्रेजेंट। अनस रज़वी, प्रेजेंट। हाफिज तुरब, प्रेजेंट। हसीब, मतीन, प्रेजेंट सर। हादी, प्रेजेंट सर। जाहिद, प्रेजेंट सर। शावेज, कोई और बच्चा जो अभी प्रेजेंट हो और एब्सेंट लगी हुई हो देख लें आप। चलें, ओके एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये क्विज में भी 70% वाला रूल लगाएगा कि मिस्टेक हो बिल्कुल तो भी आप नहीं, एनी मैंने काम आपको उसमें पहले दिन बता दिया था कि क्विज और असली एग्जाम के अंदर नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। ठीक है उसकी वजह भी बताई थी कि ठीक है अगर उधर मैंने कर दिया ना फिर कोई बच्चा मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो यार अब एक और टॉपिक पे हमने चलना था, बल्कि बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चन 5 समझाना था असाइनमेंट का। तो लेट्स गो टू द असाइनमेंट 1 एंड आप सबने ये असाइनमेंट इसको किया है, कोशिश की है इसको सॉल्व करने की भाई? यस सर। ओके, ठीक है सर। अच्छा इसके अंदर एक ये सर चीज की थी लिखी हुई है, कोशिश। इसके अंदर है ना एक चीज थी, वो ये थी कि आप ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि फंक्शन आप एक आउटसाइड क्लास बनाएं और एक इनसाइड क्लास बनाएं। इस पे मुझे काफी क्यूरी आई थी चैट में, हालांकि मैंने आपको कहा था कि आप जो है मुझे पोस्ट कर दिया करें, मैं पोस्ट पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि उससे सारे बच्चे जो है ना उनको पता चल जाएगा। बट अगेन 5-6 बच्चों ने मुझे अलग अलग मैसेज किए और मैंने उनको यही बताया कि मैं क्लास में बताऊंगा या फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसमें कोई खास चीज नहीं थी, आपने एक फ्रैक्शन की क्लास बनानी है, ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो बनाते हैं क्लास। यार ये माइक अपने बंद कर दें प्लीज, जिनके भी खुले हुए हैं, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बेंस है। फ्रैक्शन की क्लास बन गई जी। ओके, फ्रैक्शन की क्लास में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो चलें जी, फ्लोट करेंगे न्यूमरेटर और फ्लोट करेंगे डिनोमिनेटर, ओके। उसके बाद जी इसका कंस्ट्रक्टर एक इधर ये पड़ा हुआ है, आपको ये, क्योंकि अब इसमें, अच्छा इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत है और इसमें डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत है जी। नो सर। नहीं सर। देखो इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो इधर बेशक शैलो कॉपी हो, शैलो कॉपी का मतलब क्या है कि वो पास बाय वैल्यू कॉपी होती है, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इधर पॉइंटर तो है नहीं जो मसला है, ठीक है। तो हमें ना इधर डीप कॉपी करने की जरूरत है ना कुछ जरूरत है। तो हम एक और जो है वो बना देते हैं, आपके पास जो कंस्ट्रक्टर जो आपके लिए यूज होगा, किसके लिए, पैरामीटर के लिए, ठीक है। हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, फ्लोट और फ्लोट, ठीक है, इसको हम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक ये बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमें काफी सारे फंक्शन बनाने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का, ठीक है, और उसके अंदर पैरामीटर क्या जाएगा, उसके अंदर पैरामीटर है फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन टाइप का ही पैरामीटर जाएगा। तो अल्दो इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट हमें यहाँ पे बनाने की एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं है। आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसका जो रिटर्न टाइप था वो क्या था, इसका रिटर्न टाइप फ्रैक्शन था, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही फंक्शन बनाता हूँ, बाकी आप लोग खुद बना दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चीज जो इम्पोर्टेंट है वो बताना चाह रहा हूँ।
अब चलें कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, मैं नहीं बनाता। ओके जी, अब इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, आप उसको सीधा साधा 0 कर दें, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे सेट करने के लिए काम आता है डिनोमिनेटर। इसको 0 कर दें और एक आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको पता है कि मुझे पैरामीटर्स के बराबर वैल्यू सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो जी चलें जी, इधर पैरामीटर के बराबर सेट करते हैं। इसको ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बी। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। आप इधर इनिशियलाइजर लिस्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो करना चाहे करें, ठीक है। एडिशन का फंक्शन हमने बनाया। एडिशन का फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इशू ये है कि इस एडिशन के फंक्शन को बनाने के लिए ना आपको पहले इसका मेन समझना पड़ेगा। आए जी पहले मेन समझते हैं कि मेन इसका कैसे, क्या इतना रोला है जिसकी वजह से जो है ना वो ले जी। अच्छा, अब इसका मेन समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक क्लास बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फ्रैक्शन, और इसका नाम रखते हैं f1, ठीक है। और एक दूसरा बनाते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें जो है ना हम पैरामीटर पास कर लेते हैं कुछ f2, ठीक है, और 4 और 5। और इसका हम चलें, इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते। एक छोटी सी चीज है, इधर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जब आप ये कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है तो वो बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो इस चीज को सोचना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब है इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये दो फंक्शन बना दिए हैं। अब आपको मैं कहता हूँ एडिशन के फंक्शन को कॉल करें। देखें ना, ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, ये जो असाइनमेंट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ था, आपसे मुझे कोई बता सकता है कि ये जो एडिशन का फंक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक पैरामीटर क्यों भेजा है, इसका मतलब क्या है? तो ये ऐड किससे करेंगे हम जी? बाकी दिस पॉइंटर से करेंगे। दिस पॉइंटर से करेंगे। ये आप कौन बात कर रहे हैं अभी? हुज़ैफा। अगेन देखें, इधर तो दो आप फ्रैक्शन भेज रहे हैं ना, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, बट मसला ये है कि यार इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये तो सिर्फ एक पैरामीटर है। तो असल में बात ये कहना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था इनवोकिंग फंक्शन, कि देखो ये आपका जो, क्योंकि ये क्लास के अंदर बना हुआ है ना, ये जो आपका ये बना हुआ है ये फंक्शन क्लास के, क्योंकि इनसाइड क्लास बनाना, ये क्लास के अंदर बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमेशा किसी और ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। तो एक ऑब्जेक्ट वो जो इसको कॉल करेगा और एक ऑब्जेक्ट वो जो हम इससे पास करेंगे, इन दोनों की एडिशन ये दिखाता है। इसका असल में मतलब ये है, ठीक है। क्या मतलब? f1 डॉट एड, ये असल में ये करना चाह रहा है। और आपको पता है f1 क्या है? इनवोकिंग ऑब्जेक्ट। इनवोकिंग मतलब कि जिसकी वजह से ये फंक्शन कॉल होता हो। तो अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम एक काम करते हैं, एक इधर ना टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं फ्रैक्शन टाइप का, अंदर हम इनकी एडिशन रखेंगे, ठीक है। टेम्प नाम रख देते हैं उसका, ठीक है। और टेम्प जो है डॉट न्यू इज इक्वल टू, एक मिनट, ये क्या हुआ? ओहो सॉरी, ये क्लास का पार्ट तो बनाया ना पहले। टेम्प नम इज इक्वल टू जी, किसको करेंगे? एक तो ये ओबीजे का जो नम होगा न्यूमरेटर ऐड। अच्छा, ऐड वैसे जो एडिशन होती है जो आपकी नॉर्मल, वो कैसे होती है, इसको बता सकता है? जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन कैसे होती है? कि एक अगर 5 लिखा हुआ है और एक नीचे जो लिखा हुआ है 6 प्लस, ये 6 दिखने में आ रहा है, अच्छा, दूसरा है 7/3। तो इसकी एडिशन का बहुत सिंपल रूल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब? यहाँ पे आ जाएगा 15
और यहाँ पे आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आता है 9। इन दोनों को ऐड करें कितना बनता है ये 57 बनता है। 57 डिवाइड बाय 9 ये वो फॉर्म है जिसमें ये एडिशन मिलेगी आपको। तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 18 जी 57 डिवाइड बाय 18 सॉरी ये 18 बनेगा 9 नहीं बनेगा। बिल्कुल यार आजकल मुझे पता नहीं शायद क्या हो गया, अजीब सी बातें हो रही हैं। अच्छा इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का लेट सपोज अगर न्यूमरेटर है तो मल्टीप्लाई करें दिस पॉइंटर के डिनोमिनेटर से, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करें दिस पॉइंटर के न्यूमरेटर से, ठीक है। अब ये हो गया ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होता है टेम्प डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट दोनों के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय दिस का भी जो है डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या मतलब अगर मैं इस फार्मूला को आपको इधर से समझाऊं कि लेट सपोज ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये वो पॉइंटर है जिसके थ्रू ये कॉल हुआ है, तो इसको हम दिस से रेफर करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का न्यूमरेटर मतलब ये मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर किसके दिस के डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, ये दिस का डिनोमिनेटर। अच्छा जी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर, ये ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर है, उसको मल्टीप्लाई करें किससे न्यूमरेटर के दिस के न्यूमरेटर से, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और इन दोनों को कर दें प्लस, ये जो बनेगा वो आपका बनेगा ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, टेम्पररी का न्यूमरेटर बन गया। और डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा टेम्प डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया। और आखिरी काम हमारा क्या रह गया, रिटर्न टेम्प, ठीक है। रिटर्न क्या करना है हमने, टेम्प करना। ये दोनों हमने रिटर्न कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे ये आपको रिटर्न करेगा वैल्यू, जिसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं फ्रैक्शन f3 इज इक्वल टू ये, ठीक है, ताकि इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो f3 में आ जाए, ठीक है। यहां तक किसी को इशू हो तो बता सकता है, यहां तक किसी को इशू हो तो बता सकता है कि मैंने क्या किया। सर ये मुझे लगता है फ्रैक्शन की जो एडिशन है वो जो आपने लिखी थी वो गलत है, उसका आंसर गलत आ रहा है। उसका आंसर सर मेरे ख्याल से अगर आप दोबारा एक बार खोल दें मैं सर आपको बताता हूँ। ये मैंने लिखी है, ये इसकी बात कर रहे हो सर? इसका आंसर 19/6 आता है। तो वो रिड्यूस फॉर्म में बता रहा हूँ यार, वो रिड्यूस फॉर्म में है, मैं उसमें वैसे जो है ना, अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कि मैंने ये सवाल सही किया है गलत किया है, ये तो खैर ठीक है, इसका जो भी जवाब हो। इशू ये है कि आपको ये कोडिंग समझ में इसकी आ गई है, मेन जो इशू है ना वो ये है, आपको कोडिंग समझ में आ गई है, ये वाली ये मैंने जो अभी लिखी है, ये असल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ था ना कि क्लास के अंदर बनाना है और क्लास के बाहर बनाना है, इसका मतलब असल में समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अब इस फंक्शन को आपने क्लास के बाहर भी बनाना है, ठीक है। अब क्लास के बाहर बनाएंगे तो अगेन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और अब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग क्या है वो देखते हैं क्या है। ऐसे ना, इसके लिए आपको एक अलग से हेडर फाइल बनानी चाहिए और उसमें ये सारा काम आपको करना चाहिए, बट मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यार, मैं मेन के ऊपर ही लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। वैसे यहाँ पे इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? सर क्योंकि हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है। अच्छा सर, क्लास के बाहर वैसे भी सर कैसे इन्वोक कर सकते हैं जी। अब इशू ये है कि आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब मसला ये है कि ऐड का फंक्शन जो है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे एक्सेस कर सकता है, ये अब क्या करें सीन भाई जी। अब क्या
आते हैं इसमें फिर। जी बिल्कुल जबरदस्त, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ना, ये तो एक इस क्लास का मेंबर फंक्शन था, ठीक है ना, इसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं कि इसका मेंबर हो। इसमें हमने डायरेक्ट नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कर लिया एक्सेस। क्या हम इधर कर सकते हैं? इधर मैंने अगर फर्ज करें फ्रैक्शन लिख दिया, फ्रैक्शन टेम्प, ठीक है, और क्या मैं टेम्प डॉट न्यूमिनेटर लिख सकता हूँ इधर? तो इधर मुझे नो जरूरत सर। नहीं, ये नहीं लिख सकते यस आप, ये प्राइवेट मेंबर है। यस इसके सर। लिए आपको पता है कि मुझे सेटर गेटर इधर बनाने पड़ेंगे, तो चुप करके जल्दी जल्दी जो है हम इसके सेटर गेटर बना लेते हैं। बायोड गेट बना लेते हैं, गेट नम, और रिटर्न क्या करेगा ये? रिटर्न, ठीक है। और इसको हमें हमेशा गेटर जो भी होता है वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट बनाना चाहिए। तो इन चीजों का आपने अब ख्याल रखना है, मैंने बार बार इसको नहीं जो है ना वो इधर आपको बताना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताते जाएं, हेल्प करते जाएं। गेट डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास, और मजे वाली बात है, मैं इसका रिटर्न टाइप वायर्ड लिख रहा हूँ, कोई मुझे इसको सही नहीं करवा रहा। तो इसका फ्लोट होगा, पता नहीं। फ्लोट होगा ना, क्योंकि गेट कर रहे हैं ना हम, रिटर्न कर रहा है, करेगा ना ये फंक्शन। वायर्ड तो सेट होगा सिर्फ, सेट जो वैल्यू इधर से भेजी फ्लोट ए, वो वैल्यू सेट हो जाएगी। सर गेट के बाद हम कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, जरूरत है कि? बेटा गेट के बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्योंकि गेट का फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करना। यस ऐसे सर। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली फंक्शन। तो जब भी रीड ओनली यस फंक्शन सर। होते हैं तो उसके साथ हम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। ओके ये अब आपके जहन में हमेशा बैठना चाहिए। ओके। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट इधर से, और इसको ले जाते हैं आपके इधर। अब अपन इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको क्लास के दायरे में लाया जाए, तो क्लास के दायरे में लाने का ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद गेटर का फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न करना है। रिटर्न इसका मतलब है रिटर्न, ये क्या करेगा? न्यूमरेटर रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन का काम है कि ये रिटर्न करेगा रिटर्न डिनोमिनेटर, और इस फंक्शन का काम है कि न्यूमरेटर की वैल्यू को a के बराबर सेट कर देगा, और इस फंक्शन का काम है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को a के बराबर सेट कर देगा, ठीक है। ये सारे सेटर गेटर फंक्शन हमने लिख लिए। अब हमने चुप करके क्या काम करना है, एक आखिरी काम करना है, वो ये है कि अब हमने यहाँ पे ये सारा इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। टेम्प की वैल्यू बन गई, तो टेम्प, तो एक पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट। मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपल करके बताता हूँ, डायरेक्ट जो है ना वो मुश्किल करूंगा, तो शायद आपको समझ में आए, पता नहीं ना आए, ठीक है। तो इंट लेट सपोज फ्लोट, ठीक है, ए इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, ये जो फॉर्मूला हमने इधर लिखा था ना, दिस वाला, ये हमने इधर लगाना है, ठीक है? ये मैं इधर लिखता हूं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन है, पहले ऑब्जेक्ट वन और न्यूमरेटर चाहिए इसका, तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? गेट न्यूमरेटर, ठीक है। और फिर दिस लिखा हुआ है, दिस की जगह पे यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, डॉट इसका भी गेट नम इसका था गेट डिनोमिनेटर का फंक्शन, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब अगेन क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट वन, और दिस का मतलब हमने अभी क्या लिखा है? दिस का मतलब है ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है? गेट आपका नम कॉल हो रहा है, और इधर क्या कॉल हो रहा है आपका? गेट जो है वो डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि पहले हमने यहाँ पे सिंपली, बहुत ही सिंपल काम था कि हमने यहाँ पे नम लिखा। अब क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे नम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है वो क्लास दूसरी है, ये कोई और क्लास है या कोई और फाइल है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा? गेटर्स को यूज करने पड़ेंगे। मैंने गेटर किया यूज, ठीक है, बाकी इसमें सेम ही है सब कुछ। अच्छा, इसी तरह से फिर अब अगला काम मुझे करना है, वो ये है कि पहले तो मुझे इसको सेट करना है ना, सेट क्या, सॉरी,
टेम्प का जो न्यूमरेटर है उसको सेट करना है, तो सेट न्यूमरेटर किसके बराबर करना है, ए के बराबर, ठीक है ना, जो ए की वैल्यू आएगी इधर से वो उसके बराबर, ठीक है। अगेन अब मैं फिर से ए को यूज करता हूं और इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ये सारा फार्मूला जो है ना उठा के कॉपी पेस्ट कर दे इस ब्रैकेट में, पर मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए ना ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको कोई मसला ना हो। डॉट सेट डॉट गेट न्यूमरेटर, और सॉरी नेट गेट डिनोमिनेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जगह पे क्या आता है, obj2 डॉट गेट डिनोमिनेटर, ये ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टेम्पररी फंक्शन के अंदर, अब इसका एक छोटा सा काम रह गया, वो ये था कि हमने इसको सेट नम की जगह यहाँ पे लिखना है सेट डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया है, टेम्पररी वेरिएबल बनाया था, इसके पहले हमने न्यूमरेटर को कैलकुलेट किया है गेटर्स के थ्रू, फिर सेट कर दिया, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट किया और सेटर के थ्रू उसको सेट कर दिया। अब ये काम हो गया। अब हमें इस ऐड के फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना नॉर्मल फंक्शन है, तो अब हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे कि हम बजाय इसके ऐसे यूज करें, हम इधर डायरेक्ट लिखें ऐड और इधर भेजें F1 एंड F2, सिंपल। हम इसको अब डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देख रहे हैं ऐड F1 एंड F2, तो ये बिल्कुल कोई एरर नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हमें कॉल करने की किसी जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमने ओवरलोड किया हुआ है? नो सर, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास मेमोरी का कोई मसला तो नहीं हो रहा। नहीं, ओवरलोडिंग का मेमोरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि आपके पैरामीटर्स चेंज होते जाएं, तो उसका तो इसके यस सर। ताल्लुक ही नहीं, मेमोरी से तो फंक्शन ओवरलोडिंग का ताल्लुक नहीं है। देखें, अब ये हम कह सकते हैं कि ये ऐड का फंक्शन है ना, ये ओवरलोडिंग हम नहीं कह सकते इसे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक जो फंक्शन है क्लास का है, एक किसी और क्लास का है। ये जो सोर्स फाइल जो है ना, ये अलग फाइल है, वो एक अलग फाइल है, वो बिल्कुल अलग क्लास है। अगर इधर हम जो है ना इस फंक्शन को फिर से कॉपी पेस्ट करके इसका डेफिनेशन चेंज करते ना, तो वो एक अलग चीज थी, बट फिलहाल हम इसे नहीं कह सकते। पर जो इधर वाली बात है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये किया क्या हमने ये किया है कि ऐड के फंक्शन को हमने क्लास के इनसाइड बनाया है। क्लास के इनसाइड बनाने से फायदा क्या होगा? क्लास के इनसाइड बनाने से फायदा ये होगा कि इसके लिए एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा जो पास करेंगे। और क्लास से बाहर बनाने का फायदा क्या होगा कि हम अगर दो ऑब्जेक्ट पास करना चाहें और हम डायरेक्ट उसमें उसकी वैल्यू देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये जो है ना, सारे फंक्शंस जितने भी थे, मैंने आपको कहे थे कि आपने सारे जो है ना ऐसे बनाने हैं, सारे के सारे फंक्शंस जितने भी आप देख रहे हैं। सर यहाँ पे जिसे आपने पहले लिखा था ना इनसाइड क्लास वाले के लिए, वो भी प्लीज लिखते हैं। फ्रैक्शन F3 की इक्वल्स टू क्या था आगे? अच्छा, ठीक है, जी एक सर। मिनट। अच्छा, इसी को मैं लिख देता हूँ, फ्रैक्शन लेट्स सपोज F4 इज इक्वल टू F1 डॉट ऐड और F। ये मैंने क्या लिखा है? ये आपका फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के आगे मैंने डॉट लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे कॉल हो गए। वो उसमें से हमने सिर्फ ऐड फंक्शन कॉल किया है। और ऐड फंक्शन क्या करता है? एक पैरामीटर लेता है F2 का। अब ये क्या करेगा? ये F1 और F2 को ऐड करके F4 में फेंक देगा, बस ये काम हो रहा है। और ये यस क्या सर। कर रहा है? इसके लिए हमें कोई मेन जो इन दोनों में डिफरेंस है ना, वो ये है कि इसको इन्वोक करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये विदाउट इन्वोकिंग है, ठीक है ना। इसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन आप अलग से बनाएंगे ना, इसके लिए आप एक हेडर फाइल बना दें, उसमें सारे फंक्शन आपने ये बनाने हैं, ठीक है। आपने ऐसे नहीं बनाना जैसे मैंने मेन के अंदर किया है। आप एक अलग से हेडर फाइल बना लें और उसके अंदर ये, और फिर उसको इंक्लूड कर दें, जिसका आप नाम रख दें लेट्स सपोज यूटिलिटी फंक्शंस, या हेल्पिंग फंक्शन आप नाम रख दें उसका। जी, यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? यस सर। अब आप लोगों ने ये जो 5वां टास्क जिनका रह गया है इसको खत्म करें, ठीक है। अगर आपको कोई मैथमेटिकल इशू है तो गूगल पे जाके देख लें, अगर अदरवाइज कोई बहुत ही मसला आ रहा है तो फिर बेशक पोस्ट कर दीजिएगा, हम उस पर कोई ना कोई आपको जवाब दे देंगे। बट ये आज के दिन में आपका ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि
आज के दिन में नागेश वालों को और सकलैन को असाइन कर दूंगा ये लैब चेक करना, ये असाइनमेंट चेक करना। तो होपफुली वेडनेसडे तक आपकी लैब असाइनमेंट चेक हो जाएगी। एक दफा असाइनमेंट चेक होके अपलोड हो गई, नंबर उसके अपलोड हो गए, फिर हम किसी के भी कोई टास्क नहीं ले सकते। हाँ, उसके बाद उन बच्चों ने जिन्होंने भी टास्क सबमिट कराए हैं, हम उन्हें कहेंगे कि आपके 70% नंबर नहीं आए, तो काइंडली आप जो है ना ये चीजें सही करके हमें फिर से जमा कराएं ताकि आपके वो नंबर हम लगा दें। तो थर्सडे के दिन आपके ये नंबर हम लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि सेमेस्टर बहुत छोटा है, आप देखें तीसरा हफ्ता हमारा चल रहा है, चौथा हफ्ते के बाद आपका मिड टर्म है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट पेस पे हम चल रहे हैं। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है मसले मसाइल। आज असल में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊंगा, बट चलें अगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उसके लिए फिर भी। अच्छा, ये ऐड का फंक्शन हमने लिखा है ना इधर, ये जो ऐड का फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है जो ये, अच्छा क्या ना मजा आ जाए कि अगर यहाँ पे हम ऐड ना लिखें, हम अगर ऐसे लिख सकें इसको। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको F1 प्लस F2 करके? नो सर। क्यों सर ये प्लस वो जो C++ की अपनी डाटा टाइप्स है सिर्फ उनके लिए शायद काम कर रही है। बेहतरीन। ये कौन बात कर रहा है? उस्मान। उस्मान, बेहतरीन। मैं तुझे याद कर रहा था कि उस्मान का नाम अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा देखें, बात उस्मान ने बड़ी जबरदस्त की है, और वो ये की है कि आपके पास जो प्लस माइनस स्क्वायर जो भी फंक्शन जो भी आपने ऑपरेटर यूज किए हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे C++ के अंदर जो डिफाइंड डेटा टाइप है ना उनके लिए हैं। वो कौन सी है? इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये सारी वो है। अब आपने एक नई डेटा टाइप बनाई है ना, उसका C++ को थोड़ी पता होगा कि वो कैसे है। वो उसमें आपने न्यूमरेटर को किसको कहा हुआ है, उसमें प्लस का मतलब क्या है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस को प्लस कर रहा हूँ, तो आपको पता है उसकी प्लस का एक अलग तरीका है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर रहा हूँ तो आपको पता है उसका भी एक अलग तरीका है। अगर मैं दो मैट्रिक्स को अलग ऐड कर रहा हूँ तो उसका एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो कैसे पता चलेगा एक C++ को कि यार मुझे क्या करना है? तो उसके लिए हमें इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हमने एक ऑपरेटर को, क्योंकि C++ को पता नहीं है कि इस ऑपरेटर को क्या करना है, तो हमने उसको खुद से ओवरलोड कर दिया है। तो उसको ओवरलोड करने का तरीका क्या है कि आप जो है ये जो ऐड का फंक्शन है ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखना है, बट इसमें एक छोटी सी चेंज करनी है। वो क्या करनी है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें, इस ऐड की जगह पे ना आप लिख दें सिर्फ ऑपरेटर बस, और इसको आप जो है ये ऐड के फंक्शन को उधर कॉपी पेस्ट करें। ये सोर्स फाइल के, ये मैं सीपीपी फाइल के अंदर गया हूं, और इधर आप लिख दें ऑपरेटर प्लस बस। अब अगर आप ये यूज कर लेंगे तो ये यूज करने दे रहा है, देख रहे हैं ये अब हमें यूज करने दे रहा है कि अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि C++ के अंदर अब असल में ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्लस, ये असल में बैकएंड पे कैसे रिजॉल्व होता है? ये ऐसे रिजॉल्व होता है। यहाँ पे लिखा होगा, ये कंपाइलर करेगा, ये हमें दिखने में ऐसे आ रहा है पर कंपाइलर आप इसको रिजॉल्व ऐसे करेगा, F4 इज इक्वल टू, फिर ये देखेगा प्लस प्लस, तो मुझे पता ही नहीं है कि प्लस इसका, तो वो देखेगा कि इसके ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है जी, ओवरलोड हुआ है। तो ये एक फंक्शन ही है ना, देखो ना, ये एक फंक्शन है ना ऑपरेटर प्लस, एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस, तो उधर रखेगा ऑपरेटर प्लस। और इस फंक्शन को कॉल करने वाला कौन सा है? F1। इसका इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? F1, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर कौन सा है? F2, ठीक है। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो पहले लिखा था फंक्शन ऐड वाला, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैंने सिर्फ नाम चेंज किया है कि भाई इधर आपने जो लास्ट में पहले जो दिखाया था आपको मैंने इससे पहले, वो यही दिखाया था ना कि F1 ऐड, और इधर मैंने F2 पास कर दिया था बस, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है ना कि F4 इज इक्वल टू F1 डॉट, अब इधर इसका इस फंक्शन का नाम हमने ऑपरेटर प्लस रखा हुआ है, आप इसका नाम एडिशन रख दें, आप इसका नाम कुछ और रख दें, ऐड रख दें, ए रख दें, मर्जी है ना आपकी, और फिर उसके अंदर पैरामीटर पास करें, और अंदर कर क्या रहे हैं? वही काम, ठीक है। यहाँ पे दिस किसको रेफर कर रहा होगा?
दिस रेफर कर रहा होगा इस साइड वाले को। तो ये है ना एक C++ में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हम ऑपरेटर का कीवर्ड लगा के ना किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस का ऑपरेटर जो है ना ये ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको ओवरलोड करके क्या किया है, वैल्यू सारी की है, और ये टेम्प की वैल्यू जो है ना वो इसमें चली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका है ना, ये जो प्लस, ये प्लस है ना, ये प्लस का मतलब असल में ये है कि F1 डॉट ऑपरेटर कॉल हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो है ना बैकएंड पे कैसे रिजॉल्व हो रहा है, तो असल में रिजॉल्व ऐसे हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो ना, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये वाला मेथड अच्छा लगेगा या ये वाला मेथड अच्छा लगेगा। सिंपलर कौन सा होगा समझना, एक यूजर के लिए समझने वाला तरीका ये वाला अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें प्लस है और आपने बचपन से प्लस का सीखा हुआ है कि प्लस कैसे ओवरलोड कर, प्लस का मतलब क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस तरह से आप इसके सब्ट्रैक्शन या जितने भी आपके ऑपरेटर हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारे ऑपरेटर्स को आप हल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्ज करें इसमें प्लस का मतलब क्या होता है, जो भी होता है, आप इसमें कुछ और प्लस करना चाहते हैं, किसी और तरीके से इसमें करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ये पूरा फंक्शन है ना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर की तरह ट्रीट करें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की तरह ट्रीट करें, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि अब आप इस ऑपरेटर के जो है ना वो मालिक हैं, जो आपने करना हो, ठीक है ना। वैसे तो मैट्रिक्स एडिशन इंडेक्स बाय इंडेक्स होती है, आपकी मर्जी, आप इंडेक्स बाय इंडेक्स ना करें, आप हर इंडेक्स का स्क्वायर लें और फिर करें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये ऑपरेटर आप खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पे भी ऑपरेटर आपको खुद बनाना पड़े उस, और वो कहाँ बनाना पड़ता है, जब हम अपना एक ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें ऑपरेटर ओवरलोड करने पड़ते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, जो कि आपको कल इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, वो असाइनमेंट प्योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे होगी। अभी हमने और ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं, कुछ असाइनमेंट के और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं जो हम ओवरलोड करेंगे। वैसे तो इसको डिटेल से कवर करवाते हैं, बट हम इस दफ़ा ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऊप भी ख़त्म करनी है। अभी हमारे मेजर कॉन्सेप्ट को तो हमने टच ही नहीं किया है। तो बहरहाल ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, वरना कल मैं वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ही स्टार्ट करूंगा जी। सर F4 में जब F1 प्लस F2 आ जाएगा उसके बाद हमने आगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मतलब उसके बाद अपने सी आउट करना होगा ना। अब देखो ना, अब इशू ये है कि अगर मैं फर्स्ट कर उसको सी आउट करूं F4, तो क्या ये सी आउट होगा? नहीं, क्योंकि ये सी आउट का जो ऑपरेटर है ना, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है इसको प्रिंट करने की सलाहियत ही नहीं रखता। इसको थोड़ी पता है कि हमने कैसे, अब देखो ना मैट्रिक्स को प्रिंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। और तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसमें खुद से प्रिंट करें, डेट लिखें डॉट गेट न्यूमरेटर, ठीक है, और फिर साइन लगाएं इधर डिवाइड का, ठीक है, और फिर हम लिखें इधर लेट सपोज F4 डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है। बट इसका एक और भी तरीका है कि हम इस ऑपरेटर जो ना, ये ऑपरेटर जो ना, इसको हम खुद से ओवरलोड कर दें, तो इसको भी ओवरलोड किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ना, ये देखो ना, ये इक्वल टू है। अब ये इक्वल टू है ना, ये खुद ब खुद ओवरलोड हुआ है। ये वैसे ना इसको भी ओवरलोड करना पड़ता है हमें। हर वो ऑपरेटर जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे इनपुट के लिए, अब फर्ज अगर मुझे इनपुट डायरेक्ट लेनी है, तो क्या मैं ऐसे डायरेक्ट इनपुट ले सकता हूँ F1 F1? अब मुझे थोड़ी पता है कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं। आपके C++ को थोड़ी पता है कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं। वो तो आपकी मर्जी है ना, जिस क्लास में आप जितने, आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अब उसको थोड़ी पता होगा कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे इनपुट लेते हैं। तो आपको वो इनपुट लेने का जो है ना वो खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी सजेशन फिलहाल ये है कि फिलहाल आप इसको छोड़ें, इस इनपुट और आउटपुट को। बट आप अगर आउटपुट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैं इसको एक दफा चेक कहें तो मैं चला के दिखा देता हूँ। अब इसमें मसले निकल आए। फंक्शन कॉल मिसिंग लिस्ट यूज एंड गेट गेट नंबर में डबल ब्रैकेट नहीं है। ओहो हो जी,
ठीक है, ओके फिर से ऐड मत रिटर्न ए वैल्यू, ओके रिटर्न ही नहीं किया हमने कुछ। चलें जी, क्योंकि वो सिस्टम पाथ नहीं लिखा हुआ तो इसने वो चलाया नहीं है। ऐसे सिस्टम पाथ लिखोगे ना तो आपका डिस्ट्रक्टर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पास करके रखता है, प्रोग्राम खत्म ही नहीं होने देता। तो ये 31 डिवाइड बाय 20 आ रहा है जवाब इसका, ठीक है ना। तो ये जो वैसे ये जो हमने लिखा था इसका देख लें, 5 डिवाइड बाय 6 और 7 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 6 और 7 डिवाइड बाय 3। तो 57 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो हमने शायद यही निकाला था 57 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आप इसको कहा हुआ है आपने ये फंक्शन खुद से बनाने हैं। अब जाहिर सी बात है ये मैंने नहीं आपको करना। देखो मैंने आपको इस कोर्स में ये नहीं सिखाना कि ये फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन आप बना के आ गए हैं पीएफ में, और उसमें लॉजिक चाहिए होती थोड़ी सी, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई इशू होगा ज्यादा तो कर लेंगे, बट ये है कि अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है। तो जीसीडी बड़ी डिटेल से आपने जीसीडी एलसीएम इनके फंक्शन आपने लिखे होंगे। अगर आपको भूल गए हैं तो एक दफा गूगल से देख लें, इसमें कोई मतलब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है जो आपको मैं करवाऊं, क्योंकि मैंने ज्यादा फोकस करना है ऊप पे, ठीक है ना। अब ये साथ में क्यों डाली हुई है, अगर आपका सवाल ये है कि सर अच्छा आपने ऊप पे फोकस करना है फिर आप ये चीजें दे क्यों रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो चीजें आपको आती हैं। अगर वो चीजें मैं आपसे बार बार नहीं पूछूंगा रिपीटेडली तो आपको वो चीजें भूल जाएंगी, और आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है ना वो आपकी बहुत वीक हो जाएगी। तो साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग भी सीखनी है और सिंटैक्स भी सीखना है। ऊप इज मोर अबाउट सिंटैक्स। लॉजिक बिल्डिंग जो ना, जैसे पीएफ में ना आपको लॉजिक सिंटैक्स के साथ साथ आपको लॉजिक सोचने होते थे। रीग्रो करना है तो ऐसे करना है, फिर अरे को ऐसे करना है। ऊप ज्यादा है ना, ज्यादा सिंटैक्स वाइज है कि सिंटैक्स नए नए हैं। आप देखो ना, मैंने इसमें पॉइंटर शॉइंटर कोई ऐसी नई चीज तो नहीं पढ़ाई, बट इसमें सिर्फ ये है कि ये सिंटैक्स है, एडिशन का ये सिंटैक्स है, कंस्ट्रक्टर का ये सिंटैक्स है, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है ना ये आपने कंप्लीट करने हैं, और जो आपका एवेल्यूटर होगा आज शाम तक मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा कि आपके एवेल्यूटर कौन कौन से हैं, और आपके मार्क्स भी उधर पहले दिखने में आएंगे, डिटेल मार्क्स वहां पे होंगे, और माइनस तक फिर आपके पोर्टल पे भी लग जाएंगे। बट वहां पे आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, और आपको जाहिर सी बात है एवेल्यूटर जो है उनसे बात करनी होगी कि सर मेरे कहाँ पे नंबर कटे हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा आपके यहाँ पे नंबर कटे हुए हैं, आप उसको सही करके आए, तो कम से कम 70% नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीक के एंड पे हमारा अगेन एक क्विज भी होगा, और वो एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगा, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगा, उसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी शायद हो जाए जो आपको थोड़ी सी कोडिंग भी लिखनी पड़े, कोई कोड मैंने मिस कर दिया हो किसी चीज का तो वो भी आपको शायद लिखना पड़े, तो ऐसी टाइप की चीजें होंगी ना। तो उसके लिए तैयार रहें, बहुत एक्सटेंसिव क्विज होगा और बहुत मुश्किल क्विज होगा वो, ठीक है ना, तो तैयार रहिएगा। और कोई किसी का इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, बाकी मेरी तरफ से जो है वो अल्लाह हाफिज।